The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन और विपक्ष के हमलों के बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की। मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही नए कानूनों के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 6 महीने से कानून लागू हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। पीएम मोदी ने तकरीबन वही बातें दोहराई जो कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी चिट्ठी में कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में किसानों को बातचीत का भरोसा दिया। कहा कि देश के अधिकतर किसान इन कानूनों के साथ है, लेकिन अब भी किसी को आशंका है तो हम सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर को एक बार फिर मैं देश के किसानों से बात करूंगा। प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर आंदोलनकारी किसानों ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। हमारा जो किसान है वो पंजाब से चल के दिल्ली आ जाता है। राजा हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है। डिमांड हमारी जो है राजा से है, तो राजा का फर्ज है वो मध्य प्रदेश ना जाके दिल्ली किसानों से बात करे, सीधी बात करे ना, सीधी बात करे कि इसमें आपका फायदा है, एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे। जो बातें हैं, जो नए कानून लाए गए हैं, जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? जो किसान कह रहा है कि मेरे को नहीं है पसंद, ये मेरी जमीन है, मेरी मर्जी है। जब अडानी हमारी फॉर्चून तेल अपना जो अपनी मर्जी से बेचते हैं, पेट्रोल अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, तो किसान की क्या फ्री की चीजें हैं क्या? अगली सुर्खी हाथरस से है। 19 साल की दलित लड़की की गैंगरेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने 4 युवकों पर गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया। आरोपी पक्ष के वकील ने बताया कि सीबीआई ने पीड़िता के 22 सितंबर को मृत्यु पूर्व दिए बयान को आधार मानते हुए मामले के चारों आरोपी संदीप, रवि, लवकुश और राम कुमार के खिलाफ SC/ST एक्ट, गैंगरेप और हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। सुनिए। तो किन किन के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट? इस पूरे मामले में कौन आरोपी है? इसमें जो संदीप जो पहले इन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर 2 लवकुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि बैंक डिक्लेरेशन है उसमें, जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है, उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय, और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दी है। किन धाराओं में की है सर? अच्छा, किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC/ST एक्ट है, 354 है, 376A, 376D, 302 में। 14 सितंबर को गैंगरेप के 15 दिन बाद पीड़िता की मौत दिल्ली के अस्पताल में हुई थी। लड़की की मौत के बाद रात में ही जबरन यूपी सरकार ने अंतिम संस्कार करवा दिया था। परिवार वालों का कहना है कि उनकी मर्जी के बिना पुलिस ने यह जबरन दाह संस्कार करवाया। ये दाह संस्कार कहलाने लायक था भी कि नहीं, इस पर भी सवाल थे, क्योंकि तब घर वाले मौजूद नहीं थे। और इसी के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए। दलित लड़की के गैंगरेप और हत्या की खबरों से हैरान होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की बेंच ने 1 अक्टूबर को यूपी के उच्च अधिकारियों को समन भेजा और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस केस को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए थे। मामले में कई ट्विस्ट भी आए। जो बात अदालत को कहनी थी वो खुद यूपी पुलिस ही कहने लगी। यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने फटकार भी लगाई। बाद में इस मामले की जांच के लिए यूपी की योगी सरकार ने SIT बनाई, जिसने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। लेकिन मामला गरमाया रहा। राजनीतिक दल भी सामने आए और उसके बाद योगी सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की।
सीबीआई ने जांच संभाली, कई बार पीड़िता के परिवार से पूछताछ की। इसके अलावा अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से भी पूछताछ की गई। आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी कराया गया और उसके बाद सीबीआई ने अब चार्जशीट दाखिल की है। योगी आदित्यनाथ सरकार और उनकी पुलिस का जो स्टैंड था, सीबीआई ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहेगी अब यूपी सरकार? बाकी विपक्षी तो है ही कहने के लिए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को लेकर सीबीआई की चार्जशीट के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। तो ये घेरेबंदी चलती रहेगी, पर सरकार को अपने हिस्से के जवाब तो देने ही होंगे। अगली सुर्खी, कथित लव जिहाद की घटना को रोकने के लिए यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अगले 2 दिनों में अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट में 7 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। इस मामले को चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच सुन रही है। यूपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 3 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसमें अध्यादेश को गैर जरूरी बताते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि अध्यादेश पर कोर्ट अंतरिम आदेश नहीं देना चाहता, मतलब फिलहाल कानून पर रोक नहीं है, आगे फैसला दिया जाएगा। यूपी सरकार ने अदालत के सामने दलीलें रखते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्यादेश बेहद जरूरी था। हम जानते हैं 28 नवंबर को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 नाम के एक अध्यादेश पर दस्तखत कर मंजूरी दी थी। योगी सरकार के इस अध्यादेश के चलते बने कानून को आम बोलचाल की भाषा में लव जिहाद कानून कहा जा रहा है, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। अध्यादेश लागू होने के बाद से ही यूपी सरकार पर इस कानून के दुरुपयोग के आरोप भी लग रहे हैं। अगली सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट से स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ बीते दिनों अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। 18 दिसंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि लोगों के खिलाफ अवमानना के मुकदमे की सुनवाई की जाएगी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कामरा को नोटिस भी जारी किया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जज अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच कर रही है। कामरा के पास नोटिस का जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का समय है। एक टीवी न्यूज चैनल के चर्चित एंकर की रिहाई के फैसले के बाद कुणाल ने कोर्ट और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। कुणाल के ट्वीट्स पर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को 9 चिट्ठियां भेजी गईं। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। ये लेटर लॉ के स्टूडेंट्स और कुछ वकीलों ने भेजे थे। कानून की बात हो रही है तो कानून भी समझ लीजिए। 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 15 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का केस चलाने के लिए इस स्तर पर अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी होती है। वेणुगोपाल ने कानपुर के स्टूडेंट स्कंद वाजपेयी के लेटर के जवाब में कहा कि कुणाल कामरा के ट्वीट आपत्तिजनक हैं। कुणाल ने कोर्ट और जजों के लिए टिप्पणी करते हुए जो किया उसे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहेंगे, लेकिन इस देश के नागरिकों को पता होना चाहिए कि बेजा तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1972 के तहत सजा हो सकती है। इसके बाद कामरा ने 18 नवंबर को भी एक ट्वीट किया था। इसमें भारत के चीफ जस्टिस को लेकर टिप्पणी की गई थी। अटॉर्नी जनरल ने मुकदमे की मंजूरी देते हुए कहा कि ये ट्वीट बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील अनुज सिंह ने अटॉर्नी जनरल से कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति मांगी थी। शिकायत में कहा गया था कि कामरा के इस वायरल ट्वीट से न्यायालय की सर्वोच्च संस्था का अपमान हुआ है। इस ट्वीट को आपत्तिजनक माने जाने पर वेणुगोपाल ने सहमति दी और कहा कि सीजेआई के खिलाफ ट्वीट अप्रिय और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाला है। अगली सुर्खी बनाई बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के एक बयान ने। यूपी के उन्नाव लोकसभा से सांसद साक्षी महाराज ने केंद्र सरकार से मांग की कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। सुनिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 32 करोड़ हो गई और पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या 20 करोड़ है। जाति आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान में 20 करोड़ और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान। तो आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। इस वीडियो में साक्षी महाराज देश की बढ़ती जनसंख्या से चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वही साक्षी महाराज हैं जो 2017 में हिंदू महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे चुके हैं।